आइए, वेलकम टू माय चैनल। कल वाला टॉपिक आगे बढ़ाते हुए, कल का जो टॉपिक था क्लास 8 का बायोलॉजी का चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने बता दिया था कि 10 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं कृषि को सही ढंग से करने के लिए। सबसे पहला जो प्रैक्टिस था, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया था कि मिट्टी सबसे पहले तैयार किया जाता है। खेती करने के पहले मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें 2 तरीका बताया गया था। पहला तो प्लोइंग का तरीका था, दूसरा तरीका था लेवलिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 2 तरीके से करते हैं, एक प्लोइंग करते हैं, एक लेवलिंग करते हैं। तो प्लोइंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आप लोग बोर्ड में देखिएगा, ठीक है। प्लोइंग के बारे में जो बोर्ड में दिया हुआ है उसको देखिए, देखते रहिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा, और जो लगे कि इस चीज़ को लिखना है उसको आप लोग लिखते हुए जाइएगा, ठीक ना। प्लोइंग, एरेशन ऑफ सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन का मतलब होता है जब हम लोग सीड को गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद उसमें से छोटा छोटा प्लांट निकलता है, बिल्कुल छोटा छोटा नर्सरी प्लांट जिसको बोलते हैं, वो जर्मिनेशन कहलाता है। जब वो सबसे फर्स्ट स्टेज में निकलता है, ठीक ना। तो उसके लिए, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए और प्लांट के ग्रोथ के लिए, दोनों चीज़ के लिए मिट्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हवा और पानी का। तो मिट्टी लूज करने के लिए कारण यही है कि उसको हवा अच्छे से मिल सके। हमने कल भी बता दिया था। प्लोइंग हेल्प्स इन द लूजिंग द सॉइल एंड मिक्सिंग द टॉप सॉइल विद द सॉइल बिलो। तो प्लोइंग क्या करता है, जो भी मिट्टी दबी हुई रहती है उसको नीचे से, ज़मीन के नीचे से लूज करती है। टाइट जो रहता है मिट्टी उसको लूज करती है, ताकि मिट्टी के अंदर अच्छा से हवा और पानी जो है जा सके, प्लांट के जड़ तक जा सके, पहुंच सके, ठीक ना। और जो भी खाद वगैरह हम डालें, न्यूट्रिएंट डालें प्लांट का, वो उसके जड़ तक, रूट तक पानी के थ्रू चला जाए। अब जो इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है सामान जो प्लोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो उसको बोलते हैं प्लो, PLOUGH। PLOUGH, प्लो का मतलब होता है हल। आप लोग फिगर में देख लीजिएगा हल कैसा होता है। प्लो इज मोड ऑफ वुड और मेटल। प्लो जो है मेड अप ऑफ वुड और मेटल्स, वो लकड़ी और मेटल्स का बना होता है, ठीक है। मेटल्स लकड़ी के एंड में लगा होता है, फावड़ा के जैसा, जो मिट्टी को कोड़ते हुए आगे बढ़ता है, और उसके शुरू में जो होता है वो बैल के गर्दन में या फिर ट्रैक्टर के पीछे भी देखे होंगे, ऐसा लगा रहता है। तो आजकल ट्रैक्टर वाला ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टाइम कम ले, ठीक है। इतना जनसंख्या जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके भरपाई करने के लिए ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वाई प्लोइंग इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए प्लोइंग क्यों जरूरी है, मिट्टी को लूज करते हैं वैसा क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर 5 पॉइंट दिया हुआ है। एरेटिंग द सॉइल, मिट्टी को हवादार बनाने के लिए ताकि उसमें हवा पहुँच सके। प्रिपरेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग, पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग, जो बीज स्टार्टिंग पॉइंट में रहता है, जब उसका जड़ निकलता है छोटा छोटा मुलायम सा जो जड़ निकलता है स्टार्टिंग में, तो मिट्टी के अंदर जा सके आसानी से, क्योंकि उस समय वो नाजुक होता है। हार्ड मिट्टी रहेगा तो वो अंदर जा नहीं पाएगा और वो सतह को पकड़ नहीं पाएगा, तो प्लांट जो है मर जाएगा या फिर कमज़ोर होगा। इसीलिए रूट्स मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कर सके। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर तक जा सके, ठीक ना।
तीसरा है इम्प्रूविंग सॉइल ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है पानी वाला सिस्टम, ठीक ना, ताकि रूट को सीपेज के द्वारा मिट्टी में आराम से पानी जा सके जड़ों तक, इसीलिए मिट्टी को लूज करते हैं इम्प्रूविंग सॉइल ड्रेनेज, इसी को बोलते हैं। डी नंबर में है एक्सपोजिंग सॉइल पेस्ट टू प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होता है, जितने भी खेत में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसको एक्सपोज करता है, ठीक ना, मतलब उसको निकाल देता है मिट्टी के बाहर। एक्सपोजिंग सॉइल पेस्ट टू प्रीडेटर, ठीक ना। और जो प्रीडेटर हैं, चील कौवे हैं, वो उसको खा जाते हैं। अगर हम मिट्टी को लूज कर देंगे तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकालते हैं। तो जितने ही मुर्गी हैं या चील कौवे हैं, ठीक ना, जो भी खेतों में आते हैं उड़ते हुए, वो उसको खा जाते हैं चुन करके। तो हमारे खेत जो हैं, बीज जो हैं, वो सुरक्षित बच जाते हैं। अपरूटिंग वीड्स। वीड्स जो है अच्छे से अपरूट हो सके, ठीक ना। वीड्स हम कल बताए थे, जो एक्स्ट्रा खरपतवार या घास वगैरह निकल जाते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं वीड्स। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखड़ जाना। तो जब मिट्टी ढीला रहेगा, लूज रहेगा, तो उसको उखाड़ने में या उसको निकालने में बहुत ही आसानी रहता है। तो अपरूट वीड्स के लिए मिट्टी को लूज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छा से। दूसरा पॉइंट है लेवलिंग। ट्रैक्टर से मिट्टी को तो हम लूज कर दिए, लेकिन उसके बाद भी मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला दिखता होगा आपको, ढेला रहता है, पत्थर रहता है बड़ा बड़ा। तो उस पत्थर को हमको लेवल करना पड़ता है, मिट्टी के ढेले को लेवल करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम्स। द प्लोड सॉइल में हैव लार्ज मड पीसेज कॉल्ड क्रम्स। तो सॉइल जो प्लोड किया गया है उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेले रहते हैं, ढेले। तो उस मिट्टी के ढेले को हम लोग क्रम्स कहते हैं। क्रम्स के बारे में आएगा तो आप लोग समझिएगा। These are broken down with the help of the soil leveler। तो इस क्रम्स को, इस मिट्टी के ढेले को तोड़ा जाता है, ठीक ना, और बराबर कर दिया जाता है। और इसका काम करता है सॉइल लेवलर, मिट्टी को लेवल करने वाला मशीन रहता है ना। अगर छोटा खेत है तो हाथ से भी या किसी लकड़ी से उसको हम लोग लेवल कर देते हैं। Later using wooden leveler soil is pressed to prevent erosion। लिखा भी है, बाद में वुडन का जो लकड़ी का एक लेवलर होता है, एक प्लेट की तरह है, लंबा लकड़ी की तरह प्लेट की तरह रहता है, कीवर्ड शेप का, ठीक ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसको प्रेस करते हैं मिट्टी के ढेले को और वो लेवल कर देते हैं। लेवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी जो है, वाटरिंग जब देते हैं तो पानी सारे पौधे के पास आसानी से पहुंच जाए। अगर उबड़ खाबड़ रहा ज़मीन तो पानी जहाँ तहाँ जमा हो जाता है, ठीक ना, बाकी सब प्लांट को पानी नहीं मिल पाता। अगला पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोना, ठीक ना, बीज को बोना। तो देखिए, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड्स, जो अंडरलाइन किया हुआ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Healthy and good quality seeds which are free from fungal spores are selected from the soil। बीज कौन सा हमको ज़मीन में गाड़ना है, कौन सा बोना है, उसके लिए हम लोग अच्छा और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। कल मैंने तरीका बताया था, ठीक ना, ताकि वो फंगस से फ्री रहे। फंगस नहीं रहना चाहिए सीड्स में। अगर सीड्स में कीड़े मकोड़े या फंगस लग जाएंगे तो सीड्स स्पोर नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, जमेगा नहीं, ठीक ना। देयर आर 2 मेथड्स इन्वॉल्व इन सोइंग। बीज को बोने का 2 मेथड है। पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा मेथड है यूजिंग सीड ड्रिल्स। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्कैटरिंग द सीड्स बाय हैंड इन द फील्ड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। हाथों से बीज को खेतों में गाड़ना या छींटना, ऐसे स्प्रिंकल करना, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक ना। जैसे राइस का जो हम लोग खेती करते हैं, चावल का, उसमें चावल का या गेहूं का हो गया, उसमें स्प्रिंकल के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है बीज को छींटने का, ठीक ना। उसके बाद है यूजिंग सीड ड्रिल।
सीड ड्रिल होता है, एक सिस्टम होता है, मशीन होता है, ऊपर में कूप की तरह होता है, जैसे तेल भरने वाला जो कूप रहता है ना, उसको उसमें बीज भरा हुआ रहता है, और पाइप जो है ज़मीन के लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है, और वो एक निश्चित दूरी पर बीज को गिराते जाता है। फार्मर्स यूज सीड ड्रिल फॉर द सोइंग सीड्स, तो फार्मर जो है इसका इस्तेमाल करता है। सीड ड्रिल इज ए मेटल ट्यूब विद अ फनल एट द टॉप अटैच्ड टू द फ्लो, लिखा हुआ ना कि जहाँ पर हल जो मिट्टी को ऐसे उखाड़ रहा है, उसी समय जब वो मिट्टी को उखाड़ रहा होता है, उसी समय बीज जो है उसमें एक बीज गिर जाता है, और फिर मिट्टी जो है उस पर चढ़ जाता है, मिट्टी उस पर आ जाता है, सीड जो है वो बंद हो गया। क्योंकि मिट्टी लूज है तो सीड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऊपर निकलने के लिए और नीचे जाने के लिए, है ना। तो किसान आजकल इसी का इस्तेमाल करता है ताकि एक निश्चित दूरी पर बीज को गाड़ा जा सके, है ना। क्योंकि पास पास बीज रहने से जब प्लांट बड़ा होता है तो उसके ब्रांच वगैरह आपस में सटते हैं, या न्यूट्रिएंट्स जब हम लोग देते हैं तो नहीं ले पाते हैं एडवांटेज उसका। एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल आर, सीड ड्रिल का एडवांटेज क्या है? सीड ड्रिल का एडवांटेज यह है, सीड्स आर प्रॉपर्ली स्पेस्ड, कि बीजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल अच्छा डिस्टेंस होता है, प्रॉपर्ली स्पेस रहता है। सीड्स गो इनटू सॉइल एट द करेक्ट डेप्थ, और बीज जो है एक निश्चित गहराई तक जाता है जितना उसको चाहिए होता है, न ज़्यादा गहराई तक जाता है और न ही कम गहराई तक जाता है। अगर हम बीज को कम गहराई में बोएंगे तो चिड़िया वगैरह उसको खा जाती है, ठीक ना, और हम लोग प्लांट निकलने का इंतजार करते रह जाएंगे कि कब प्लांट होगा, कब खेत लहलाएंगे। खेत कैसे लहलाएंगे, उसको तो चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो कहावत वही ना है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इसके पहले हम लोग सतर्क रहना चाहिए। इन प्लांट्स लाइक राइस, फार्मर फर्स्ट जर्मिनेट द सीड्स इन नर्सरी एंड देयर सीडलिंग आर देन ट्रांसप्लांटेड टू द प्रिपेयर्ड फील्ड। राइस का जब खेती किया जाता है तो किसान लोग क्या करते हैं, एक छोटे से प्लेस में स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का छोटा सा प्लेस रहता है, जो बड़े फील्ड के साइड में कहीं रहता है, बड़ा फील्ड के साइड में रहता है, कोने में कहीं, उसमें वो पानी भरा रहता है, मिट्टी पानी गीला टाइप का रहता है, उसमें सीड्स जो है ऐसे छीड़ देते हैं राइस के। जो उसमें हल्के हल्के प्लांट निकलते हैं उसको नर्सरी प्लांट कहते हैं। देखे होंगे आप लोग, नर्सरी प्लांट रहते हैं, बिल्कुल पतला पतला हरा हरा घास टाइप का निकला रहता है। फिर बाद में नर्सरी प्लांट से उसको उखाड़ करके उसको बड़े से खेत में एक निश्चित दूरी पर उसको लगाया जाता है, ठीक ना। ऐसे राइस की खेती होती है, ठीक है, ऐसे राइस की खेती होती है, ठीक है। अब देखा जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का होता है किसी भी पौधे को या किसी भी चीज़ को एक जगह से हटा करके या उखाड़ करके किसी दूसरे जगह पर लगा देना, ठीक ना। स्किन ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, किसी एक बॉडी से निकाल कर दूसरे बॉडी में दे देना, उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और वो सिर्फ खेती में नहीं होता है, सारे सिस्टम में ट्रांसप्लांटेशन होता है, मेडिकल सिस्टम में ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक ना। उसके बाद है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग का मतलब होता है बीज गाड़ने के बाद जो है क्या करते हैं हम लोग, बीज को न्यूट्रिएंट्स देना होता है, तो उसके लिए खाद मैन्यूर वगैरह देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैन्यूर क्या है? मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मैन्यूर क्या होता है? खाद होता है। खाद कैसे बनता है? गोबर या प्लांट के सड़े गले पार्ट्स से बनता है। जैसे पत्ता वगैरह गिर रहा है ज़मीन में तो जब वो सड़ता है तो खाद ही बनता है, ठीक ना। या घर में वेजिटेबल्स पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, लहसुन वगैरह वेजिटेबल्स जो भी है, उसको हम लोग खेतों में गड्ढे खोद करके उसको गाड़ देंगे तो कुछ महीनों के बाद वो सड़ गल करके खाद बन जाता है और वो बहुत ही अच्छा खाद होता है। और वो जो मैन्योर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इको फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हार्म नहीं करता। समझ गया ना।
दे आर ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट एंड रेसिड्यू। बोल दिया ना कि मैन्यूरिंग कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है। एनिमल का जो वेस्ट होता है, रेसिड्यू होता है, और प्लांट्स का जो भी पार्ट्स वगैरह है, पत्ता, सड़ा गला पत्ता, उससे बनता है, ठीक है ना। उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट हो गया या फार्म यार्ड मैन्यूर हो गया या ग्रीन मैन्यूर हो गया। ये मैन्यूर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर और ग्रीन मैन्यूर। आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड में दिया हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब देखिए, तो ये तो मैन्यूर हो गया जो इको फ्रेंडली होता है, जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरा होता है फर्टिलाइजर्स, जो इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक का होता है जो एनिमल्स और पेड़ पौधे से बनाया जाता है, और इनऑर्गेनिक का होता है जो केमिकल से बनता है, ठीक ना, केमिकल से। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक होता है और मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होता है। अगर डिफरेंस आएगा आपके, देख लीजिएगा, डिफरेंस भी आगे में दिया हुआ है, डिफरेंस भी इसका आता है एग्जाम में, समझिएगा तो डिफरेंस पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज बाय मैन, तो फर्टिलाइजर्स मैन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं केमिकल्स के द्वारा, है ना। इट लीड्स टू द सॉइल पॉल्यूशन, इससे मिट्टी पॉल्यूट होता है, क्योंकि मिट्टी में केमिकल्स डाल रहे हैं, तो कभी ना कभी मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो तो ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे। और मिट्टी जो है, सॉइल जो है, मैन्यूर के जगह पर फर्टिलाइजर्स पर ही डिपेंड हो जाएगा, है। जैसे क्या क्या है, अमोनियम सल्फेट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। कल भी हम लिखे थे NPK, NPK कल हम लिखे थे, और NPK का मतलब भी हम कल बताया था, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो NPK जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है प्लांट के लिए, ठीक ना, जिसका इस्तेमाल नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैन्यूर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ठीक ना। यूज ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर का जो इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग, ठीक है। अब देखिए आगे, मैन्यूरिंग इज नेसेसरी फॉर गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड हाई यील्ड्स। तो मैन्यूरिंग जो है अच्छे फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, ताकि फसल जो है अच्छा से ग्रोथ कर सके और आगे चल के हमको अच्छा अनाज दे सके ज़्यादा मात्रा में, हाई यील्ड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में दे सके। इसलिए हम लोग मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए फैक्ट फाइल में कुछ दिया हुआ है, फैक्ट फाइल में क्या दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट रिकमेंड बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चर। जितने भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन लोगों का कहना ये है कि खेतों में, एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ठीक ना, क्योंकि दोनों जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेन है और इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक ना। साइंटिस्ट भी ये बात बोल रहे हैं, तो हमें भी उनकी बातें माननी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर, तो हमने फर्टिलाइजर्स मैन्यूर के बारे में बता दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में, ठीक ना। डिफरेंस जो दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स मैन्यूर में उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा डिफरेंस पीछे वाला से दिया हुआ है। फिर भी हमने एक बार पढ़ देते हैं। पहला पॉइंट जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मैन, ये मैन से बनता है फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर जो है नेचुरली बनता है। सेकेंड पॉइंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल, फर्टिलाइजर्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नेचर में नहीं मिल पाता, नहीं घुल पाता। और मैन्यूर बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नेचर में मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होता है, मैन्यूर ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर्स नॉट सो, बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैन्यूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। देखते हैं खेतों में गोबर वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं हम लोग, लेकिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इतना कम होता है ना। ज़्यादा डालने से
मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी या मिट्टी भी जहरीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग खा रहे हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उसमें भी केमिकल्स का मात्रा आ जाता है। एक्सेसिव यूज लेड्स टू द सॉइल पॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से सॉइल पॉल्यूशन होता है, और ये सॉइल पॉल्यूशन नहीं करता है। फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि मैन्योर जो है कम खर्चीला होता है, क्योंकि ये खुद बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया है NPK, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैन्योर का एग्जाम्पल क्या है, बोन मिल, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ये सब मैन्योर का एग्जाम्पल है। उसके बाद है इरिगेशन। तो खाद डालने के बाद, मैन्योर डालने के बाद, मैन्योरिंग के बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, ताकि जब खाद के बाद जब पानी डालें तो खाद पानी के साथ जड़ तक जा सके प्लांट का, ठीक है। अगर पहले पानी डाल देंगे उसके बाद खाद डालेंगे तो खाद ऊपर ही रह जाएगा, मिट्टी के ऊपर, इसलिए खाद के बाद पानी डालते हैं, वाटरिंग करते हैं, ताकि खाद जो है जड़ तक जा सके। इरिगेशन, वाटर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्लांट्स, प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट को जिस तरह से इंसानों को पानी की जरूरत पड़ती है, गला सूखता है, पानी से इंसान बहुत सारे मेटाबॉलिक सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है ना। बॉडी अच्छा टेम्परेचर रखता है, टेम्परेचर बॉडी का है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लांट को भी पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, इरिगेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है द कॉमन टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन कितने प्रकार से हम लोग करते हैं और किस किस सोर्स से इरिगेशन करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं। पहला है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का मतलब होता है अगर कहीं पानी, बाढ़ का पानी जमा है तो उससे हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। या स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर मतलब होता है छोटा सा पाइप निकला रहता है, उससे पानी जो है, पानी की धारा निकलती है फैलते हुए, ठीक ना, फुहारे की तरह, और वो पूरे जड़ तक जा करके सिंचाई करता है, इरिगेशन करता है। बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। ड्रिप और बेसिन भी वही पाइप, छोटा छोटा पाइप जो है वो प्लांट के जड़ तक गया होता है और प्लांट के जड़ तक पानी सप्लाई करता है, ठीक ना। अब देखिए वीडिंग क्या होता है। वीडिंग क्या होता है, वीड्स तो हम कल बताए थे। वीड्स का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा या अनवांटेड घास या प्लांट निकल गए हैं खेतों में, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलॉन्ग विद द कल्टीवेटेड प्लांट, जो हम लोग प्लांट लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर वैसा प्लांट हो गया जिसको हमको पसंद नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, ठीक ना, जंगल झाड़ उग गए हैं खेतों में, तो उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। वीड्स compete with the cultivated plants for water and nutrients। अब जब दुश्मन घर में घुस जाता है तो हमारे जितने भी सामान हैं उन सब पर वो अधिकार जमाने लगता है। उसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर हम लोग प्लांट को दे रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए, वो प्लांट के बगल में जो वीड्स लगा हुआ उग गया है, अनवांटेड जो वीड्स है, उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसके भोजन को वो लेने लगता है, वो छीन लेता है, और जो मेन प्लांट है उसको वो नहीं मिल पाता है। इसी कारण से हमको उसको खेतों से उखाड़ फेंकना चाहिए, दुश्मनों को भगा देना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो बर्बाद कर देगा फसल को और मेहनत बेकार हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इसीलिए उस वीड्स को जो निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। वीड्स आर रिमूव्ड बाय द पुलिंग देम बाय हैंड। वीड्स को हम लोग हाथों से खींच करके भी निकाल सकते हैं, हाथों से खींच के निकाल सकते हैं, ठीक ना। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स, इसको बोलते हैं मैनुअल रिमूवल। हाथों से या खुरपी से देखेंगे निकाल के फेंक सकते हैं। या फिर मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स भी आ गए हैं, विडिसाइड्स आ गए हैं, जिससे उस वीड्स पर अगर हम लोग उस पर छिड़काव करेंगे तो मर जाते हैं, ठीक ना। जैसे विडिसाइड्स आर 2,4-D। 2,4-D क्या है,
विडीसाइड्स का एक एग्जाम्पल है, प्रूफ है। ये विडीसाइड्स का एग्जाम्पल है। एंड मेटोलैक्लोर, 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 ठीक है। ये विडीसाइड्स का एग्जाम्पल है। अगर विडीसाइड्स का एग्जाम्पल आएगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। विडीसाइड्स क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, और वीड्स क्या होता है पता चल गया। कॉमन वीड्स फाउंड इन द फील्ड, तो ये तो विडीसाइड्स हो गया जिससे हम लोग वीड्स को हटाते हैं, मारते हैं। और खेतों में जो कॉमन वीड्स पाए जाते हैं, कुछ वीड्स के भी नाम हैं, खरपतवार के भी नाम हैं, और वो नाम क्या है? अमरनाथ, आप लोग देखे होंगे, सॉरी अमरैंथेज नाम है, अमरैंथेज या कॉन्वोल्व्यूल्स, उसके बाद है चेनोपोडियम, उसके बाद है वेरियस वैरायटी ऑफ ग्रासेज, बहुत तरह घास वगैरह उग जाता है, या एमरैंथेज होता है, ठीक है, झाड़ी टाइप का होता है जो पेड़ को जकड़ लेता है, ठीक ना। ये जो है जंगल झाड़ जो है वो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके पानी और न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, छीन सकते हैं, इसलिए इसको खेतों से हटा देना चाहिए। उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोटेक्शन मतलब होता है उसका सुरक्षित करना। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है वो देखिए। आवर कल्टिवेटेड प्लांट्स आर ऑफन अटैक्ड बाय द वेरियस पैथोजेंस विच कॉजेज डिजीज लीडिंग टू क्रॉप लॉसेस, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्लांट पर अटैक कर सकते हैं प्लांट को बड़ा होने के बाद, ठीक ना। बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो बीमारी फैला देते हैं, जैसे फंगस हो गया, ठीक ना। प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पत्ते को खा जाते हैं, जो फ्रूट्स लग रहे हैं उसके अंदर घुस करके उसको खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं पेड़ फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ठीक ना। तो उसको हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारा वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, ये सब क्या है? ये पैथोजेंस के एग्जाम्पल है। पैथोजेंस के अंदर क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। और बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। द डिजीज आर स्प्रेड थ्रू द वेरियस मीन्स, और ये बीमारी जो है बहुत सारे तरीक़ों से फैल सकता है। कैसे कैसे फैल सकता है? सम आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड्स, कोई कोई बीमारी तो बीज के द्वारा ही फैल जाता है। तो जब हम लोग बीज लगाना चाहते हैं उसमें सही बीज और हेल्दी बीज का चुनाव करना चाहिए, ठीक ना, सेलेक्ट करना चाहिए। दे आर कॉल्ड सीड बॉर्न डिजीज, तो उसको बोलते हैं सीड बॉर्न, मतलब वो बीमारी जो है बीज में पहले से ही था, तो वैसे वैसे बीज को हमको निकाल देना चाहिए, खेतों में यूज करना ही नहीं चाहिए। सम अदर्स एयर बॉर्न और सॉइल बॉर्न, कुछ कुछ जो बीमारी है वो एयर बॉर्न होता है, हवा के थ्रू बहता है, हवा के थ्रू आ जाता है बीमारी। और कुछ कुछ बीमारी जो है वो सॉइल बॉर्न होता है, मिट्टी में मौजूद रहता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो मिट्टी से बीमारी होता है उसको बोलते हैं सॉइल बॉर्न, और जो एयर से बीमारी होता है उसको बोलते हैं एयर बॉर्न, जैसे कीट पतंगे वगैरह जो होता है। तो सम कॉमनली यूज फंगिसाइड्स आर बोरडॉक्स मिक्सचर, लाइम ब्लिटॉक्स, ठीक ना, डिथाने ईटीसी। देखिए कुछ कुछ फंगिसाइड्स हैं, मतलब ये जो है ये फंगस को मारने का दवा सब है, ठीक है। नाम दिया है बोरडॉक्स मिक्सचर, लाइम ब्लिटॉक्स और डिथाने ईटीसी। ये सब आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। और कुछ कुछ इंसेक्ट मारने का भी दवा है, इंसेक्ट को ख़त्म करने का भी दवा है। तो इंसेक्ट को ख़त्म करने दवा को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक ना। क्या क्या है इंसेक्टिसाइड्स? डीडीटी, ठीक ना। डीडीटी जो है वो एक इंसेक्टिसाइड्स है, और इसका पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, पूरा नाम लिख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। फिर से बोल देते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक करके भी सुन के लिख सकते हैं, ठीक ना। और एक है मैलेथियन,
मैलेथियन है, ठीक ना, और एक है BHC। ये क्या है, ये भी इंसेक्टिसाइड्स है। BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो ये सब इंसेक्टिसाइड से, इसका भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कि खेती में क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फैक्ट फाइल में इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। और फैक्ट फाइल के जो ऊपर में है वो देखिए एक किसान जो है किस तरीके से दवा का छिड़काव कर रहा है जो कीड़े मकोड़ों को मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट फाइल में देखिए कुछ लिखा हुआ है, DDT इज वन ऑफ द फर्स्ट इंसेक्टिसाइड्स एवर बी डेवलप्ड। DDT सबसे पहला इंसेक्टिसाइड्स है जिसका खोज किया गया था इंडिया में। सबसे पहले DDT का खोज हुआ था इंसेक्टिसाइड्स का। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, दिया हुआ है। एक कॉमन वीडिसाइड्स, ये कॉमन वीडिसाइड्स है जो हर किसान इस्तेमाल करता है खेतों में। 2,4-D इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोग को आया होगा नाम 7th क्लास में एसिड चैप्टर में। तो 2,4-D जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, व्हेन द क्रॉप्स हैज मैच्योर्ड, अब जब फसल मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, क्यों ना, जब क्रॉप्स मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या करना है उसको हार्वेस्ट करना है, मतलब उसको काटना है खेतों से, ठीक ना, उसका कटाई करना है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो फसल को काट करके जमा करना, गैदरिंग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग, ठीक ना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय द वेरियस मीन्स। हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, फसल जो होता है उसको ज़मीन से कुछ ऊपर, एक बित्ता ऊपर काट दिया जाता है और उसको जमा कर दिया जाता है, ठीक ना, किसी एक जगह पर। तो ये भी करने का जो तरीका है, बहुत सारा तरीका है। बहुत सारे लोग सिक्कल का इस्तेमाल करते हैं। सिक्कल का मतलब होता है हंसिया, जिसको हंसुआ बोलता है लोग गाँव में देहात में, है ना। तो सबसे पहले हंसुआ का ही इस्तेमाल करते थे खेतों में, है ना। अब जो बहुत बड़ा बड़ा मशीन आ गया है, हार्वेस्टर आ गया है। हार्वेस्टर जो था एक ही बार में बहुत सारा फसल को काटता है और जमा करते आता है, गैदरिंग करते आता है। इन लार्ज फार्म्स ह्यूज मशीन कॉल्ड कम्बाइंस। बड़े बड़े फार्म्स में, बड़े बड़े खेतों में एक मशीन का इस्तेमाल होता है फसल काटने के लिए, और उसका नाम है कम्बाइंस। देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया किसान किस तरीके से हंसुआ का इस्तेमाल करके फसल को काट रहा है और कितने ऊपर से काट रहा है, करीब करीब 1 बित्ता ऊपर से फसल को काट रहा है, ठीक है। द बर्ड्स आर द dreaded pests ऑफ ग्रेन्स वाइल ऑन द फील्ड्स, ठीक ना। पक्षी वगैरह जो है, जब तक खेत में फसल हमारे रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पक्षी ही एकमात्र है जो उसको नुकसान कर सकता है, उसको खा सकता है, ठीक ना। तो उससे भी बचना चाहिए, ठीक ना। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इरेक्टिंग स्क्वेयर क्रोज लगाते हैं। इरेक्टिंग स्क्वेयर क्रोज क्या होता है, इरेक्टिंग स्क्वेयर क्रोज, क्रोज का मतलब तो कौवा होता है, इरेक्टिंग का होता है सीधा खड़ा हो जाना, और स्क्वेयर का होता है डरना। मतलब एक ऐसा आदमी का पुतला खड़ा करते हैं खेतों में, ठीक ना, जो 24 घंटा जब तक फसल हमारा कट नहीं जाता है वो हमारे खेतों की दरवानी करता है, पुतला, जिससे कौवे लोग डरते हैं। तो उसको बोलते हैं इरेक्टिंग स्क्वेयर क्रोज, ठीक है। अब देखिए, तो जब फसल को हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं और जमा कर देते हैं, तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक ना। फेस्टिवल मनाते हैं पंजाब के लोग, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल।
ठीक है। पंजाब के गांव में लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं जब फसल की कटाई होती है तब। आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ देयर क्रॉप्स, और क्रॉप्स के हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग होली का त्यौहार मनाता है और उसको होली का नाम से ही जाना जाता है। इसमें लोग अबीर वगैरह एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ठीक ना, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। और इन साउथ स्टेट ऑफ केरला, साउथ स्टेट केरला के साउथ सदर्न स्टेट में, सदर्न वाले पार्ट में, मतलब साउथ केरला में, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ओनम, ओनम के रूप में इसको मनाते हैं फेस्टिवल को, ठीक है। हर स्टेट के लोग अपने अपने तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। पंजाब में हो गया होली, केरला हो गया, केरला में हो गया ओनम, ठीक है। थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ये क्या होता है? थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब जो प्लांट को हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं खेतों से, उसको थ्रेसिंग किया जाता है। अनाज को अलग किया जाता है भूसे से, ठीक ना। चावल के दाने को उसके छिलके से निकाला जाता है, ठीक है, गेहूँ से निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग या विनोइंग, ठीक ना। इसमें करते क्या, देखिए फिगर में दिखाया गया है कि जब तेज हवा बहती है तो उसमें धान को ऐसे गिराते हैं और धान का जो छिलका होता है वो हल्का होता है तो दूर, हवा से दूर जाता है, और चावल जो है या गेहूं जो है वो सामने ही गैदरिंग हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और थ्रेसिंग में क्या होता है, ये तो भी नहीं हो गया। थ्रेसिंग में क्या होता है? थ्रेसिंग में जो पैडी होते हैं, जो क्रॉप फसल होते हैं, उसको पत्थर पर या एक लकड़ी के मोटे तख्ते पर पटकते हैं तो उसे जितना भी अनाज है धान के साथ वो अलग हो जाता है, और जो उसका पुआल है वो अलग हो जाता है, तो वो चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गाय भैंस के लिए, है ना। आफ्टर द ग्रेन्स आर सेपरेटेड द रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स आर कट एंड ड्राइड। तो जब ग्रेन्स को अलग करने के बाद जो प्लांट का हिस्सा बच जाता है उसको कटिंग करके सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उसको भूसा के रूप में जानवरों को खिलाने के काम में लाया जाता है, ठीक ना। उसको फोडर बोलते हैं। फोडर का मतलब होता है चारा, जानवरों का चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। और विनोइंग तो बता दिए कि धान जो होता है, छिलका जो होता है, उसको चैफ बोलते हैं, CHAFF, चैफ का मतलब होता है छिलका धान का। उसको हवा से उड़ाते हैं और चावल जो है वो सामने गिरता है, जमा होता है, और छिलका उसका दूर जा कर के गिरता है। छिलके का भी इस्तेमाल हम लोग गांव में चूल्हा वगैरह जलाने का करते हैं, है ना। बहुत सारे काम में वो भी आता है, चोकर बनाने के काम में आता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब एक पार्ट और बनेगा और ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। एक पार्ट और बनेगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं, आप लोग लाइक एंड कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है सामने लिखा हुआ है, फ्लैश हो रहा है, पढ़ते रहिए। थैंक यू, वेल डन।